Hello all. Today in this lecture we are going to study about debit and credit notes. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट नोट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं। कई बार बिजनेस के दौरान सप्लायर से गलती हो जाती है, जैसे कि सप्लायर ने किसी को गुड्स बेचे लेकिन वो गुड्स कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए और कस्टमर उन गुड्स को रिटर्न करके चला गया। दैट मीन्स जो भी सप्लायर ने सप्लाई करे थे गुड्स वो रिटर्न हो गए। या फिर अगर सप्लायर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, वो सर्विसेज कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे अगर हम रिटर्न की एग्जांपल लें, सपोज करो मिस्टर ए है, उसकी एक मोबाइल की शॉप है। एक कस्टमर उसकी शॉप पे आया और मोबाइल खरीद के ले गया और अमाउंट भी दे गया, लेकिन जब वो घर पहुंचा उसने देखा कि मोबाइल वर्किंग कंडीशन में नहीं है और वो सप्लायर को मोबाइल वापस कर गया। सो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ सप्लाई रिटर्न्स। अगर हम डेफिशिएंसी फॉर सर्विसेज की बात करें, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक इंटीरियर डेकोरेटर है और वो कस्टमर के घर पे इंटीरियर करता है। कस्टमर के अकॉर्डिंग वो इंटीरियर नहीं होता तो कस्टमर अपने अमाउंट की वापसी की डिमांड करता है। सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी इन सप्लायर सर्विसेज। या फिर टैक्सेबल वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी एक सप्लायर रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू करता है, उसमें जब भी वो टैक्सेबल वैल्यू लिख रहा है वो एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक गारमेंट की शॉप है, आपने कस्टमर को गारमेंट सेल ऑफ करे और गलती से 9000 के गारमेंट सेल ऑफ करे, जिसका आपने गलती से टैक्स इनवॉइस पे 10,000 का अमाउंट मेंशन कर दिया। दैट मीन्स आपको 9000 लेने चाहिए थे लेकिन आपने 10,000 का अमाउंट इनवॉइस पे शो कर दिया। या फिर आपने टैक्स या क्वांटिटी ज़्यादा चार्ज करी, विच मीन्स कि आपको टैक्स का रेट लेट्स से 5% चार्ज करना चाहिए था, लेकिन जब आपने टैक्स इनवॉइस बनाई तो आपने 10% का रेट चार्ज कर लिया। या क्वांटिटी की बात करें तो आपने लेट्स से 10 गारमेंट सेल ऑफ करे हैं, लेकिन आपने जब क्वांटिटी टैक्स इनवॉइस बनाई उसमें 12 गारमेंट्स के पैसे चार्ज कर लिए। तो अगर आपने इन सब गलतियों से करी है तो इस केस में या इसके इक्वल कोई और गलती हुई है तो इन सब सिचुएशंस की वजह से सप्लायर इज अलाउड to issue the credit note to the recipient। एक बार क्रेडिट नोट इशू हो गया तो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। क्रेडिट नोट एक इजी और लीगल मेथड है जिससे सप्लायर इजीली टैक्स इनवॉइस में लिखे हुए अमाउंट को ऑल्टर या रिवाइज कर सकता है। क्रेडिट नोट इशू करने के बाद सप्लायर को रिसिपिएंट को रिफंड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो क्रेडिट नोट दे देता है। अगर सप्लायर ने एक या एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस में गलती करी है तो वो एक या एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकता है विद इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि क्रेडिट नोट आर नॉट अलाउड टू बी इशूड इन केस ऑफ सेकेंडरी डिस्काउंट। अब हम समझते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है। यहाँ पे सपोज करो XYZ लिमिटेड ने ABC एक कस्टमर है, उसको गुड्स सेल करे फॉर ₹10,000 के ऑन क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। उसने उसको 2 महीने की उधारी दी कि कस्टमर 2 महीने बाद पैसे दे जाएगा, लेकिन जो कस्टमर है वो इज सीरियसली फेसिंग द लिक्विडेशन प्रॉब्लम, उसको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो उसने 1 महीने और का क्रेडिट मांगा। तो इस टाइम पे सप्लायर ने कस्टमर को 1% का डिस्काउंट दे दिया जिससे उसके पास कैश जल्दी से आ जाए। इस पे कस्टमर एग्री कर जाता है। सो दिस डिस्काउंट विच वाज गिवन एट ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सो इन दिस केस क्रेडिट नोट विल नॉट बी इशूड। अब हम बात करते हैं डेबिट नोट की। डेबिट नोट क्रेडिट नोट से जस्ट अपोजिट होता है। दैट मीन्स अगर सप्लायर ने ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर दी कस्टमर को, जैसे कि उसने 10 गारमेंट्स मांगे थे और सप्लायर ने गलती से 12 गारमेंट्स दे दिए,
तो कस्टमर को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टैक्स इनवॉइस देनी पड़ेगी, तो दैट इज नोन एज सप्लाई मोर, या फिर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ सर्विस दे दी। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका मिस्टर बी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर 10 मंथ्स। दैट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कस्टमर की 10 मंथ्स तक रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन उसने 11th मंथ भी रिटर्न फाइल कर दी। दैट मीन्स उसने एक्स्ट्रा रिटर्न फाइल कर दी, उसको एक्स्ट्रा बिल देना पड़ेगा। या फिर टैक्सेबल वैल्यू इज लेस देन एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू, विच मीन्स कि उसको बिल में जो वैल्यू शो करनी थी वो 10,000 करनी चाहिए थी, लेकिन उसने गलती से कम वैल्यू शो कर दी 9,000 की। जब उसने टैक्स इनवॉइस काटी उसने 9,000 की काट दी, लेकिन जब उसने गुड सेल करे थे उनकी वैल्यू 10,000 की थी। दैट मीन्स उसने जो इनवॉइस में अमाउंट लिखा है वो कम है, ज़्यादा होना चाहिए। या फिर लेस टैक्स हैज़ बीन चार्ज, विच मीन्स कि जो भी उसने गुड सेल करे हैं, लेट्स से उस पर 10% का टैक्स चार्ज होता है, लेकिन उसने गलती से 5% का टैक्स चार्ज कर दिया। इट मीन्स उसको कस्टमर से और पैसे लेने हैं। अगर इन सब की ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सप्लायर को कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट लेना होता है, उस केस में सप्लायर कस्टमर को डेबिट नोट इशू करता है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि कौन डेबिट नोट इशू करेगा और कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं कि क्रेडिट नोट अगर सप्लायर इशू कर रहा है तो वो डेबिट नोट को रिसिपिएंट को दिखा देते हैं कि रिसिपिएंट डेबिट नोट इशू करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। चाहे क्रेडिट नोट हो चाहे डेबिट नोट हो, दोनों ही रजिस्टर्ड सप्लायर इशू करता है। सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर के पास अथॉरिटी है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करने की। अब हम देखते हैं टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट, मीन्स कि सप्लायर क्रेडिट नोट कब इशू कर सकता है। The time limit for issuance of credit note, there are two conditions for this. You have to compare both the conditions. So the first condition is filing return for the month of September of the next year. यहाँ पे वो कह रहा है कि जिस भी ईयर का आप क्रेडिट नोट दे रहे हो उससे नेक्स्ट ईयर की 30th सितंबर, तो आपके पास पहली डेट आ गई 30th सितंबर, और दूसरी डेट है फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न, कि जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो वो डेट। अब आप इन दोनों डेट में कंपेयर करोगे, जो भी अर्लियर होगी उस डेट तक आपको क्रेडिट नोट इशू करना है। दैट मीन्स एक डेट हो गई आपकी 30th सितंबर और दूसरी डेट हो गई जिस दिन आपने प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करी है। हमें रिटर्न फाइल करने के लिए 31st दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग मंथ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1920 की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको 31st दिसंबर 2020 तक का टाइम मिलेगा, विच मीन्स आप 1st अप्रैल 2020 से 31st दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब इस बीच में आप जिस भी दिन रिटर्न फाइल करोगे उसको माना जाएगा फाइलिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। तो हम उस डेट को 30th सितंबर के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी पहले होगा उस दिन तक आप 1920 का क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। उस दिन के बाद अगर आप क्रेडिट नोट इशू करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं ABC एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो सप्लाई करता है गारमेंट्स टू XYZ लिमिटेड ऑन 8th May 2019। अब यहाँ पे आप देखोगे वो 8th May 2019 को सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का है। यहाँ पे जब XYZ गारमेंट्स घर लेके जाता है तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट दिखता है और वो गारमेंट्स 10th May को वापस कर जाता है। अब आपको ये सजेशन देना है कि ABC लिमिटेड कब क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। ABC लिमिटेड अपनी एनुअल रिटर्न्स जो सबमिट करता है वो करता है 5 अक्टूबर 2020 को वो अपनी एनुअल रिटर्न्स सबमिट कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकता है। तो पहली डेट तो हमारी फिक्स्ड है, दैट इज 30th सितंबर 2020। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 1920 का रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट डेट है 31st दिसंबर 2020। हम 31st दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ABC लिमिटेड ने रिटर्न फाइल कर दी 5 अक्टूबर 2020 को। तो हमारी सेकेंड डेट हो गई 5 अक्टूबर 2020।
अब हम इन दोनों डेट्स को कंपेयर करेंगे, जो भी पहले होगी। दैट मीन्स हमारी 30 सितंबर पहले आ रही है, तो हमारे को 30 सितंबर तक का टाइम मिलेगा। हम या तो 30 सितंबर को या उससे पहले क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ डेबिट नोट्स। डेबिट नोट इशू करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, हम कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको डेबिट नोट एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को देना है तो फिर हमें टाइम लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि रजिस्टर्ड रिसिपिएंट उसके अगेंस्ट आईटीसी क्लेम कर सकता है। अगर हम डेबिट नोट उसको टाइम से पहले इशू नहीं करेंगे तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर आप सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करते हो तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डेबिट नोट। जैसे कि डेबिट नोट करते हुए हमने देखा था, आप सपोज करो सप्लाई ज्यादा कर रहे हो लेकिन आपने टैक्स इनवॉइस कम की बना दी, विच मीन्स आपने अगर 10 गारमेंट सप्लाई करे लेकिन आपने टैक्स इनवॉइस 9 गारमेंट्स की बना दी, तो आप 1 एक्स्ट्रा गारमेंट के सप्लीमेंट्री इनवॉइस बना दोगे, जिससे आईटीसी क्लेम कर लेगा रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। अब हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ सप्लीमेंट्री इनवॉइस और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स, कि जब भी आप सप्लायर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करेगा तो उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। जैसा कि हमने टैक्स इनवॉइस करते हुए सीखा है कि टैक्स इनवॉइस की कोई भी फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन जो जो आइटम्स गवर्नमेंट ने बोली है वो सारी आइटम्स आपकी टैक्स इनवॉइस, सप्लीमेंट्री इनवॉइस या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में मेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर। दैट मीन्स जो भी सप्लायर आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है वही आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करेगा, तो उस सप्लायर का नेम, एड्रेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। सेकेंडली, जब भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होगा तो उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन होना चाहिए कि वो डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है या सप्लीमेंट्री इनवॉइस है। डेट ऑफ इशू, जिस भी दिन आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस सप्लायर इशू कर रहा है उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू होती है तो नेम, एड्रेस एंड GSTIN or unique identification number of the recipient should also be mentioned. Name, address of the recipient at the address of delivery, that means जिस भी recipient को आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस दे रहे हो उसका नेम, एड्रेस along with the address of delivery, जिस स्टेट में आप दे रहे हो उसका स्टेट का नाम एंड इट्स कोड should also be mentioned. नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर। जब भी आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आप इशू करोगे, हर एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पे एक सीरियल नंबर होना चाहिए और सीरियल नंबर एक कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में होने चाहिए। सीरियल नंबर आपके अल्फाबेट में भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, हाइफन, डैश, सिंबल्स भी हो सकते हैं या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एंड लास्टली, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और सप्लीमेंट्री इनवॉइस शुड कंटेन अ सिग्नेचर or digital signature of the supplier or his authorized representative. With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.